अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी आप सबको रमज़ान मुबारक। जी बेटा, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, हम डाटा सेंटर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इसका जो पॉइंट नंबर है 7.2.8 है, डाटा सेंटर केबलिंग एंड पैचिंग। अब डाटा सेंटर में केबलिंग जो है उसको कैसे लगाना है या पैचिंग कैसे करनी है। In 2005, the Telecommunication Industry Association (TIA) introduced the TIA 942 Telecommunication Infrastructure Standard for data centers. इनका अपना एक स्टैंडर्ड है TIA कंपनी का। इन्होंने तब ये बताया था कि इस फॉर्म में जो है हम डाटा सेंटर के अंदर वायर्स की जो पैचिंग है वो कर सकते हैं। This standard describe how data center should be designed based on a hierarchical cable structure. इन्होंने अब इसने यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम ने बताया कि आप हमने केबल को किस तरीके से किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिज़ाइन करना है या कैसे इंस्टॉल करना है। It defines the standard and structured cabling infrastructure for data centers. Cables and patching are discussed in more detail in chapter 8 on networking. So ये जो नेटवर्किंग का टॉपिक आएगा, नेटवर्किंग का चैप्टर आएगा, उसके अंदर इन्होंने कहा कि हम इसमें डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ इसके फर्दर सब पॉइंट्स हैं। Demarcation point is the point at which the telecom provider's network ends. ये वो चीज़ है जहाँ पे मतलब जैसे कि आपको PTCL प्रोवाइड करता है ना, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो वो उसका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स नेटवर्क वो है जो आपको पॉइंट एंड पॉइंट है उसका, वो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, उनकी ज़िम्मेदारी होती है ये। एंड द डाटा सेंटर नेटवर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस। तो ये होता है demarcation point. A demarcation point is usually a cable strip in a locked location of which one part can only be accessed by the telecom provider and the other part only by the system manager. सो इसके टू पार्ट्स हैं, एक तो टेलीकॉम प्रोवाइडर की तरफ होता है, उसकी एंड पे है, और दूसरा जो होता है वो आपका सिस्टम का मैनेजर होता है, उसकी साइड पे होता है। केबल स्ट्रिप ही है लेकिन लॉक्ड लोकेशन होती है टू एंड्स की तरफ। इफ़ पॉसिबल टू और मोर डिमार्केशन पॉइंट शुड बी इंस्टॉल्ड इन द डाटा सेंटर। अगर पॉसिबल होगा टू और मोर डिमार्केशन पॉइंट, मतलब अगर पहले तो दो तो पॉइंट इसके कंफर्म है ना, लेकिन टू और मोर डिमार्केशन पॉइंट्स हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं डाटा सेंटर के अंदर टू अवॉइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि मतलब इसका कोई भी पॉइंट जो है वो फेल ना हो। सो हमें इंश्योर करना है ऑपरेटर्स नाउ वेयर द डिमार्केशन पॉइंट्स आर, कि वो जो डिमार्केशन पॉइंट्स हैं वो हम किधर लगा रहे हैं, किधर ऑपरेट कर रहा है। द केबल्स फ्रॉम अ डिमार्केशन पॉइंट शुड लीव द बिल्डिंग यूनिट डिफरेंट राउट्स। सो जैसे कि आप डिफरेंट राउट्स डिफरेंट पाथ यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे डिफरेंट पाथ यूज़ करना है, मतलब उसमें क्रैश ना हो, इस तरीके से उसको जॉइंट करवाना। नेक्स्ट पॉइंट है 7.2.9 डाटा सेंटर एनर्जी एफिशिएंसी। The US EPA estimates the servers and data centers are responsible for up to 1.5% of total US electricity consumption. मतलब ये US की कंपनी है EPA, वो यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना है डाटा सेंटर्स के अंदर सर्वर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी पावर एजम्पशन की टोटल कंज्यूम हो रही है। 1.5% अप टू 1.5% इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय
Gardner, IT accounts for approximately 2% of all the world's CO2, ये फार्मूला होता है ना उसका, कार्बन डाइऑक्साइड emission. This is approximately the same volume as all airplanes combined. सो टोटल एनर्जी एफिशिएंसी बता रहे हैं कि डाटा सेंटर के अंदर इतनी एफिशिएंसी जो है उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है. द अमाउंट ऑफ मनी डेट कैन बी सेव बाय इम्प्लीमेंटिंग पावर एफिशिएंट आईटी कैन बी सब्सटेंशियल. फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ सर्वर द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड. सो हमारी जो पूरी देखें हमने कौन सा डाटा सेंटर को अभी लगाया और अभी बंद कर देना है, तो उसको थ्रू आउट द लाइफ जितनी देर तक हमें ज़रूरत है, ठीक है, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी. द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेज 78% बिटवीन 2000 एंड 2015. मतलब ये पुरानी सारी हिस्ट्री बता रहे हैं कि इतनी परसेंट रेशो रही है कि इतनी हिस्ट्री के दरमियान में इतने उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हैं वो आए हैं. तो ये सारी हिस्ट्री बता रहे हैं कि इतने परसेंट अवेलेबिलिटी रही है, इतने परसेंट हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंज्यूम हुई है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हु पेज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कौन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल को पे कर रहा है. इन मोस्ट केसेस द फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट पेज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब ज़्यादा केसेस में तो यही होता है ना, फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट जो है वो पे करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉट द आईटी डिपार्टमेंट. आईटी डिपार्टमेंट का काम नहीं होता ये, ठीक है. आईटी डिपार्टमेंट का काम होता है जस्ट मैनेजमेंट करना. Often system managers and architects knows pretty well how much a server cost. और यहाँ पे सिस्टम मैनेजर और आर्किटेक्चर को ये भी पता होना चाहिए कि सर्वर की कॉस्ट क्या है, बट दे रियरली हैव अ क्लू अबाउट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसको ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली कितनी कंज्यूम हुई है इसकी कॉस्ट के बारे में भी क्लू होना चाहिए. Apart from the power used by the IT infrastructure components in data center, the data center itself uses power as well. सो यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने इस कंपोनेंट्स को स्किप नहीं करना. पावर के मेथड्स, इलेक्ट्रिसिटी के मेथड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए जब भी एक डाटा सेंटर को डिज़ाइन किया जाए. मोस्ट ऑफ दिस पावर इज़ यूज्ड बाय द कूलिंग सिस्टम हो गया, but power is also needed for lighting, heating and operators room etc. The measure the power used by data center, the power usage effectiveness PUE matrix is used most. तो ये वाला जो यूनिट है वो यूज़ होता है PUE. बाकी ये बताया गया कि इस पेपर में पब्लिश किया गया है. और जो इस तरह लिखा होता है ना, ये जो इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर ये रेफरेंस दिया होता है कि इस पेपर के अंदर ग्रीन ग्रिड मैट्रिक्स ने डिस्क्राइब किया है डाटा सेंटर पावर एफिशिएंसी को. तो यहाँ पे डिफरेंट कैलकुलेशन की हुई है, एग्जांपल दी हुई है. आप देख लीजिएगा कि अगर आईटी इक्विपमेंट के अंदर 1 मिली वाट है, आईटी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो दूसरा जो है वो 0.5 में वेस्ट हो रहा है. मतलब उसको कंपैरिजन किया हुआ है, तो डायरेक्टली कितनी जो है वो कस्टमर को सर्विसेज मिली और कितनी जो है वो सर्विसेज नहीं मिली और कितनी जो है एनर्जी वेस्ट हुई. इस एग्जांपल में क्या किया गया, एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ $0.12 पर किलो वाट और के हिसाब से निकाला है, और हर एक आवर के हिसाब से 500 किलोवाट को ज़रब दी 24 आवर्स ना एक दिन के अंदर होते हैं, और कितने साल के अंदर डेज होते हैं 365, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है 0.12 पर किलो वाट आवर के हिसाब से. और तो ये आपके टोटल ईयर के हिसाब से क्या निकली है कि इतनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट वो निकली है.
तो ये तरीका है कोस्ट निकालने का। इज स्पेंट ऑन रनिंग द डाटा सेंटर अलॉन नॉट इंक्लूडिंग द एक्चुअल IT इक्विपमेंट एंड दैट्स ऑल। ये इसको आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि है जो थ्योरी ही है ये। सो अगर फेसबुक डाटा सेंटर की बात करें तो ये देखिए जी, फेसबुक की भी एग्जांपल। इन अदर वर्ड्स, अपार्ट फ्रॉम पावरिंग देयर सर्वर्स दिस फेसबुक डाटा सेंटर यूजेस only 6% additional power for all sources of overhead combined. The best way to lower the PUE of a data center is to implement efficient cooling system. Most of the cooling system is provided in section 7.2.5. ऑलरेडी हमने कूलिंग सिस्टम को देख लिया हुआ। सो ये तो डिपेंड करता है कि आपका डाटा सेंटर कितना लार्ज है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एक डाटा सेंटर है या 2 है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है कूलिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर अप्लाई करना है। अनदर थिंग जो हमें याद रखनी है इज़ दैट PUE इज़ नॉट ऑलवेज बैड। हर वक्त ही ये हमारा कंसेप्ट ख़राब ही नहीं होना चाहिए। इफ़ आ डाटा सेंटर यूजेज इट IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट वेरी एफिशिएंटली, अगर वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, फॉर इंस्टेंस बाय वर्चुअलाइजेशन ऑल सर्वर्स अ फ्यू लार्ज फिजिकल सिस्टम। देखिए जी, एक सिस्टम सर्वर है, ठीक है, वो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं उसको एज अ वर्चुअलाइज के तौर पर भी यूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरी इसके ऊपर विंडो की हुई है, मैं इसके ऊपर एक और विंडो करके यूज़ कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर एक सर्वर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, वो मैं इसकी वर्चुअल मशीन यूज़ कर रही हूँ, हाइपरवाइज़र को यूज़ कर रही हूँ। तो वो देखा, वो डबल काम कर रहे हो ना, तो वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। मच एनर्जी इज सेव्ड कंपेयर टू यूजिंग मैनी इंडिविजुअल सर्वर्स। सो यहाँ पे सर्वर्स फिज़िकली भी यूज़ हो रहे हैं और विजुअलाइजेशन की फॉर्म में भी यूज़ हो रहे हैं, तो डबल डबल काम कर रहे हैं एक सर्वर। तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा सर्वर्स मुझे लगाने नहीं पड़ रहे। द PUE however will be relatively high as much cooling is needed फॉर द फुली लोडेड फिजिकल मशीन्स। सो वर्चुअलाइजेशन में तो देखो आपके पास एक ही सर्वर है ना, अगर एक सर्वर है तो एक फिजिकल सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन चल रहा है उसके ऊपर, तो वो एक सिस्टम की हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर वो ज़्यादा फिजिकल होंगे तो वो ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी फिजिकल मशीन्स के लिए। ओके, यहाँ पे आते हैं डाटा सेंटर्स अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी टायर्स, यहाँ पे टायर्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब वहाँ पे 3 थिंग्स के कॉम्बिनेशन होता है। सम years ago the Uptime Institute introduced an availability classification for data centers. The classification consists of 4 tiers। तो यहाँ पे उसकी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि 4 टायर्स के ऊपर है, ठीक है, in which a tier 1 data center has a lower availability than a tier 4 data center. Data center can be certified by the Uptime Institute for a certain tier. So हर एक टायर का अपना स्कोप है, मतलब अपनी एक मैयर है। Below a high level overview of the 4 tiers, the availability they provide and the measure they must be implemented to reach the classification. So अगर ये उसके पॉइंट्स बनाए हैं तो अवेलेबिलिटी जो है वो मेजर की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है कि उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जा सके। ये है टायर, ये है मेयर्स, ये है एक्सपेक्टेड डाउन टाइम के, मतलब इतने टाइम पे वो डाउन कंडीशन में रहे। ओके जी, अवेलेबिलिटी टायर 1 अवेलेबिलिटी 99.671%। टाइप ये एक्चुअली आपकी बेसिक टाइप है, ठीक है। बेसिक टाइप पे क्या होता है, सिंगल पाथ फॉर पावर एंड कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पाथ फॉर पावर एंड कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नो रिडंडेंट कंपोनेंट, मतलब इसमें रेपिटेशन नहीं है, हर के लिए एक अलहदा सिंगल पावर है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलहदा अलहदा है। डाउन टाइम वेरी लाइकली फॉर प्लान्ड एंड अब अनप्लान्ड मेंटेनेंस।
अब देखा इसमें अनप्लान मेंटेनेंस है, ऑलरेडी हमने प्लान करके सारी मेंटेनेंस नहीं की, अनप्लान सब में ही होगी। मतलब कि दोनों काम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड डाउन टाइम दोनों वैसे हो सकता है, प्लान भी की जा सकती है, अनप्लान मेंटेनेंस है। टायर 2 है जी, अवेलेबिलिटी 99.741%, टाइप है जिसकी रिडंडेंट कंपोनेंट। ये सेकंड पॉइंट है क्या, रिडंडेंट कंपोनेंट फुलफिल्स ऑल टायर 1 रिक्वायरमेंट। ये मतलब इसके अंदर ये वाली रिक्वायरमेंट्स भी हैं, सिंगल पाथ फॉर पावर एंड कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं। डाउन टाइम लाइकली फॉर प्लान्ड एंड अनप्लान्ड मेंटेनेंस सेम। टायर 3 क्या है, 99.982% टाइप कंकरेंटली मेंटेनेंस फुलफिल्स ऑल टायर 1 एंड 2 रिक्वायरमेंट्स, दोनों की जो मेयर्स हैं वो इसका पार्ट है, इसमें इंक्लूड है। मल्टीपल एक्टिव पावर एंड कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाथ्स, मतलब कि मल्टीपल एक्टिव पावर्स हैं और कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाथ हैं, ओनली वन पाथ एक्टिव, मतलब मल्टीपल एक्टिव पाथ हैं ठीक है, लेकिन एट अ टाइम जो है वो एक पाथ जो है उसका एक्टिव होगा। रिडंडेंट कंपोनेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। ऑल आईटी इक्विपमेंट मस्ट बी डुअल पावर्ड, ये होते हैं कंकरेंटली डुअल पावर यूज़ की जा सकती है। अब इसमें क्या है, नो डाउन टाइम ड्यू टू प्लान मेंटेनेंस, इसमें कोई भी अगर प्लान किया हुआ है तो कोई भी डाउन टाइम नहीं होगा। डाउन टाइम अनलाइकली फॉर अनप्लान मेंटेनेंस। टायर 4 है ये, इसकी जो अवेलेबिलिटी की रेशो है वो है 99.995% समथिंग, टाइप फॉल्ट टॉलरेंस फुलफिल ऑल टायर 1 टायर 2 एंड टायर 3 रिक्वायरमेंट्स, मतलब इसके अंदर तीनों रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं। मल्टीपल एक्टिव पावर एंड कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाथ भी है इसके अंदर, रिडंडेंट कंपोनेंट्स भी हैं। ऑल कूलिंग इक्विपमेंट इज़ इंडिपेंडेंटली डुअल पावर के तौर पर उसको कूलिंग इक्विपमेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। हीटिंग, वेंटिलाइजिंग हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, मतलब कि सारा इसके अंदर सिस्टम अवेलेबल है। तो ये आपके डाटा सेंटर की क्लासिफिकेशन की है ये। तो यहाँ पे कोई डाउन टाइम नहीं है प्लान्ड और अनप्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे नो डाउन टाइम था प्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर, और डाउन टाइम अनलाइकली भी हो सकता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे अनप्लान अनप्लान भी करो, मतलब ना भी प्लान किया हो मेंटेनेंस को या प्लान भी किया हो, तो कब तब भी उसका डाउन टाइम जो है वो एक्सपेक्टेड डाउन टाइम काउंट नहीं होगा। ये तो अवेलेबिलिटी टायर्स के पॉइंट्स थे, इसकी क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे ये बता रहा है द टेबल अबव ओनली डिस्क्राइब द हाइलाइट्स ऑफ द टायर क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कंटेन्स मस्ट मोर डिटेल। तो इसके बारे में और भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब आप बेसिकली इसको याद कर लोगे, पॉइंट्स याद कर लोगे, उसके मेजर्स याद कर लोगे, दैट्स इट इनफ। तो हर एक जो डिफरेंट पोर्शन होता है डाटा सेंटर का, ओवरऑल इसकी रेटिंग की जाती है डाटा सेंटर की, इक्वल होती है उसकी, मतलब कि देखे ना आपने पहले वाले में सबसे पहले कम थी रेशो, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई। तो हर एक नेक्स्ट में प्रीवियस वाले की टायर की रिक्वायरमेंट जो थी वो अवेलेबल थी। तो पहले वाले के साथ क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी। मस्ट देयरफॉर बी मल्टीप्लाइड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा सेंटर टू गेट दी ओवरऑल अवेलेबिलिटी। तो हम इस तरह इसकी टोटल अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं, हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 डाटा सेंटर रनिंग एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन अवेलेबिलिटी 99 पॉइंट समथिंग विल हैव टोटल अवेलेबिलिटी। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 डाटा सेंटर है, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर लें, और जिस तरह हम उसका टोटल निकालते हैं उस फॉर्म में हम उसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक सो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि डाटा सेंटर्स के पॉइंट्स कंटिन्यू है। चूँकि ये आपका IT का जो सब्जेक्ट है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, तो वो है ही आर्किटेक्चर और एक मतलब बिल्ड फॉर्म कैसे करनी है हमने,
तो जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे हम देखते जाएंगे आगे। तो ये डाटा सेंटर की अवेलेबिलिटीज़ हैं, डाटा सेंटर की टायर्स बताई हैं। ये तो कूलिंग सिस्टम्स के पॉइंट चलते आ रहे हैं नीचे, एनर्जी एफिशिएंसी के। डाटा सेंटर केबलिंग एंड पैचिंग किया है हमने आज, बाकी तो हमने प्रीवियस कर लिया था। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।